Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, रीट शिक्षक भर्ती हेतु शिक्षण विधियों का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 6 आज आपके लिए लेकर आया हूं। इसके पहले 5 मॉडल पेपर टीचिंग मेथड के अपलोड कर चुका हूं, बाकी अलग अलग सब्जेक्ट के मैं मॉडल पेपर अपलोड करता हूं साथियों। तो आप एक निश्चित और सुनियोजित तैयारी यहां से कर सकते हो लगातार चैनल से जुड़े रहकर। मित्रों, 30 क्वेश्चन है, दोनों लेवल के लिए है, लेवल 1 और लेवल 2, चाहे आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं तब तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाए साथियों। एग्ज़ाम होने के बाद में ही मैं टेस्ट लेना बंद करूंगा, तो आप लगातार जुड़कर रहिए, आपको 101% बहुत ही अधिक फायदा पहुंचने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पहला प्रश्न आता है, एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से समझते हुए करने वाले हैं साथियों। प्रश्न 1 है, खेल के माध्यम से संवेगात्मक तनाव व द्वंद्व निकल जाने का सिद्धांत कहलाता है। रेचन का सिद्धांत, मनोरंजन का सिद्धांत, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत और द्वंद्व का सिद्धांत। तो मित्रों देखिए, खेल के माध्यम से जो संवेगात्मक तनाव बालक में होता है, जो द्वंद्व है वो निकल जाए, तो इसको कहते हैं मनोरंजन का सिद्धांत। किस नाम से जाना जाता है इसको? मनोरंजन के सिद्धांत के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पर आपका सेकंड विकल्प सही है, मतलब खेल के माध्यम से बालक का मनोरंजन होता है, जिससे संवेगात्मक रूप से यदि वो तनाव ग्रसित है, यदि उसमें अंतर्द्वंद चल रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें खेल के माध्यम से बालक में दूर हो जाएगी। तो दूसरा विकल्प सही है साथियों। प्रश्न 2 पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक छात्र की सहभागिता है, यह तभी कहा जा सकता है यदि वह शिक्षक के प्रश्नों का उत्तर देता है, अपनी तरफ से पहल करता है, दूसरों के विचारों पर प्रतिक्रिया देता है और संबंधित प्रश्न पूछता है। तो देखिए, सबसे बेस्ट विकल्प का यहाँ पर आपको चयन करना है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हो रही है, वहाँ पर छात्र की सहभागिता कब मानोगे आप कि वास्तव में छात्र पूर्ण रूप से सहभागी बनकर सीख रहा है। तो इसका एग्जैक्टली आंसर आता है दिए गए विकल्पों के अनुसार संबंधित प्रश्न यदि वो पूछता है, मतलब जो चीज़ अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है, जो चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा है अध्यापक, उससे संबंधित प्रश्न अगर बालक पूछता है, तो मतलब बालक की उसमें पूर्ण रूप से रुचि है, वो पूर्ण रूप से सक्रिय रहकर, पूर्ण रूप से सहभागी बनकर उस चीज़ को सीखने की कोशिश कर रहा है साथियों। यहाँ पर चौथा विकल्प ही आपकी प्रथम चॉइस रहेगी। बाकी प्रथम दूसरा विकल्प भी आपका आंसर हो सकता था, लेकिन चौथा विकल्प यहाँ पर सबसे बेस्ट आंसर है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है आपका, निष्पत्ति परीक्षणों का प्रयोग, जो परफॉर्मेंस टेस्ट लिए जाते हैं उसके प्रयोग से बालक के शैक्षिक विकास का पता लगाने के लिए करते हैं। उसका प्रयोग अध्यापक द्वारा बालक की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए किया जाता है, या बालक की पूर्व योग्यता के विषय में जानकारी के लिए, अथवा अध्यापक द्वारा छात्र की सामाजिक स्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो बेहतरीन विकल्प का चयन कीजिए साथियों। निष्पत्ति परीक्षणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है, इससे क्या होता है? तो मित्रों, यहाँ पर आपका सही आंसर है, बालक के शैक्षिक विकास का पता लगाने के लिए निष्पत्ति परीक्षणों का प्रयोग करते हैं कि बालक का शैक्षिक विकास कितना हुआ है, उसने कितना सीखा है, जो हम उसको ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, जो उसको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसने किस हद तक उसको प्राप्त किया है, कितने उद्देश्य आपके पूरे हुए हैं। इन चीज़ों का पता निष्पत्ति परीक्षणों के माध्यम से लगता है। अतः आपका प्रथम विकल्प यहाँ सही है साथियों, प्रश्न संख्या 3 में। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 4, जलीय जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है, किसमें सुरक्षित रखते हैं जलीय जंतुओं को? वाइवेरियम में, एक्वेरियम में, वानस्पतिक उद्यान में और टेरेरियम में। तो मित्रों देखिए, जलीय जंतुओं को जिनमें सुरक्षित रखते हैं ताकि वो एक तरह से मतलब वो पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे, वो होता है एक्वेरियम कहलाता है साथियों। क्या कहलाता है? एक्वेरियम। जलीय जंतुओं को सुरक्षित रखना इसी में होता है। तो दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही है प्रश्न संख्या 4 में।
नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखेंगे, निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली का गुण नहीं है। मतलब जो निबंधात्मक मतलब जिसमें बालक बहुत सारे शब्दों में उत्तर देता है, आप सभी परिचित होंगे अच्छी तरह से निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली से। तो उसका कौन सा गुण नहीं है, मतलब जो दोष है वो आपको बताना है। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाव अभिव्यक्ति के गुणों की पालना, समस्या के प्रति स्वयं का दृष्टिकोण विकसित होना और परीक्षा फल में विश्वसनीयता। तो मित्रों देखिए, जो निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली है उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। बालक अभिव्यक्ति के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, वो जो चाहे उसका आंसर दे सकता है। भाव अभिव्यक्ति के गुणों की पालना इसमें होती है। समस्या के प्रति स्वयं का दृष्टिकोण भी विकसित होता है, लेकिन इसमें परीक्षा फल में विश्वसनीयता ये इसका गुण नहीं है साथियों, ये इसका दोष है। क्योंकि जो निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली है उसका जो परीक्षा फल है उसमें विश्वसनीयता का अभाव पाया जाता है। तो चौथा विकल्प यहाँ पर आपका सही रहेगा साथियों, प्रश्न संख्या 5 में। नेक्स्ट प्रश्न 6 पे आते हैं, छात्र गाय को सजीव तथा पत्थर को निर्जीव बताता है, इसमें उसने किस उद्देश्य की प्राप्ति दर्शाई है? ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति, अवबोधन। तो मित्रों देख यहाँ पर देखिए क्या प्रश्न पूछ रहा है। छात्र है वो गाय को सजीव बता रहा है, पत्थर को निर्जीव बता रहा है। तो मतलब वो यहाँ पर उनमें अंतर करना सीख गया है कि भाई गाय एक सजीव जीव है और पत्थर एक निर्जीव वस्तु है। तो ये कहलाता है अवबोध, क्योंकि 100 बार बता चुका हूँ अवबोध का मतलब तुलना, वर्गीकरण, अंतर, ये चीजें अवबोध में आ जाती है साथियों। इसलिए आपका यहाँ पर जो चौथा विकल्प है वो इसका सही आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 6 में। देखिए मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, लगभग आप यूँ मानिए मैं वैसे अध्यापक हूँ, अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ साथियों, लेकिन एक मैंने मिशन चला रखा है कि आपका रीट में इस चैनल से बहुत कुछ अच्छा रिजल्ट आपका निकले साथियों। बहुत प्रश्न यहाँ से आने ही चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आने ही चाहिए। और मैं गारंटी देता हूँ, इस चीज़ की गारंटी देता हूँ आपके, कि कोई सी भी कोचिंग जो आप पैसे दे देकर यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, यूट्यूब वैसे ही खुद पैसा देता है पढ़ाने का, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, पढ़ाने के फिर भी पैसे ले रहे, पता नहीं ये क्या होता है लोगों को। लेकिन यूट्यूब खुद पैसे दे देता है, अच्छे खासे पैसे दे देता है, यदि अच्छे लोग ज़्यादा लोग देखते हैं तो पैसे लेने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी यूट्यूब पे लोग पैसे ले लेकर पढ़ा रहे, तो वो बिल्कुल गलत मुझे लगता है साथियों। मैंने आज तक किसी से एक पैसा नहीं लिया किसी भी चीज़ का। और मेरा ये टारगेट है कि आप रीट में यहाँ से वो मेटल लेकर जाओगे एग्जाम में आपको इतनी हेल्प मिलेगी तो आप पैसे दे देकर भी इन चीज़ों को नहीं खरीद सकते, नहीं पढ़ सकते। पैसे दे देकर भी एक ही जगह एक निश्चित प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। लगभग मेरे पास 60 से 70 बुक्स है रीड की। कितनी? 60 से 70 बुक्स है, लेवल 1 की भी और लेवल 2 की भी। इन 60 से 70 बुक्स का निचोड़ देता हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न मैं खुद बना देता हूँ, मैं कहाँ से बनाऊंगा? बुक्स से बनाऊंगा भाई। क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? बुक्स से आएंगे। मैं क्वेश्चन कहाँ से बनाता हूँ? बुक्स से बनाता हूँ। लगभग जितनी भी मार्केट में किताबें चलती है, जितनी भी 60 से 70, सभी का निचोड़ आपको मिलता है साथियों, सभी का निचोड़ आपको मिल जाएगा, सभी का। आप कोई भी पुस्तक भी नहीं पढ़ो तो भी काम चल जाएगा आपका, लेकिन आपको लगातार जुड़कर रहना होगा। प्रश्न संख्या 7 में देखेंगे, किस विधि में छात्र अपनी सीखने की गति के अनुसार सीख सकता है? संभाषण प्रदर्शन विधि, प्रयोग विधि, हुरिस्टिक विधि और नियोजित अनुदेशन विधि। तो मित्रों देखिए यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहा है, छात्र अपनी सीखने की गति के अनुसार सीख सकता है, मतलब जिस गति से उसकी क्षमता है जितनी, उसी के अनुसार छात्र देखिए कौन सी विधि में सीखेगा? संभाषण, प्रयोग, हुरिस्टिक और नियोजित अनुदेशन। तो मित्रों इसका राइट आंसर है छात्र नियोजित अनुदेशन विधि में खुद की गति के अनुसार सीख सकते हैं। नियोजित अनुदेशन विधि आपका सही आंसर है प्रश्न संख्या 7 में। चलिए 8वां क्वेश्चन देखेंगे, वैज्ञानिक सिद्धांतों को स्पष्ट करने हेतु एक विज्ञान शिक्षक द्वारा साधारण सामग्री से निर्मित उपकरण कहलाता है? श्रव्यदर्शी उपकरण, आशुरचित उपकरण, क्रियाशील प्रतिरूप और स्थायी उपकरण। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि एक विज्ञान शिक्षक है वो साधारण सामग्री से निर्मित उपकरण
जो वैज्ञानिक सिद्धांतों को स्पष्ट करता है ऐसे उपकरण को कहते हैं आशु रचित उपकरण। किस नाम से जाना जाता है ऐसे उपकरणों को? आशु रचित, खुद के द्वारा रचित उपकरण होते हैं साथियों, जो साधारण सामग्री से ही बना लिए जाते हैं। तो दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही है। प्रश्न संख्या 8 में आशु रचित उपकरण ज़्यादा प्रयोग में कब लाए जाते हैं? जब आपके पास जो सामने आशु रचित उपकरण के अलावा कोई जो महंगा उपकरण है वो आपके पास अवेलेबल नहीं होता है, तो आप कोई ऐसा उपकरण बना लेते हो जिससे उस महंगे वाले उपकरण की जो कमी है उसकी पूर्ति हो सके। तो दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न 9, सह शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य है बालक का बौद्धिक विकास करना, बालक का मानसिक विकास करना, सर्वांगीण विकास करना और शारीरिक विकास करना। तो साथियों दो चीजें होती है, एक तो होती है आपके एक तो होती है शैक्षिक कार्यक्रम और एक होते हैं आपके सह शैक्षिक कार्यक्रम। मतलब शिक्षा के साथ में अन्य गतिविधियां जो बालकों से कराई जाती है तो वही आपके सह शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य होता है बालक का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण मतलब सिर्फ उसका ज्ञानात्मक पक्ष का ही विकास नहीं हो, उसके भावात्मक क्रियात्मक पक्ष का भी विकास हो साथियों, ये इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 9 में। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन देखेंगे, खेल खेल में भाषा की आरंभिक शिक्षा किस विधि में दी जाती है? ध्वनि साम्य विधि में, साहचर्य विधि में, प्रश्नोत्तर विधि में, सामूहिक पाठ विधि में। देखिए खेल खेल में भाषा की आरंभिक शिक्षा, अब यहाँ पर सामूहिक पाठ, प्रश्नोत्तर, ध्वनि साम्य, साहचर्य, चारों ही ऐसे ऑप्शन हैं जो मतलब आपको कंफ्यूज करने वाले हैं। तो आप एक विकल्प का चयन करना है आपको मित्रों। बेस्ट और सही विकल्प है साहचर्य विधि। देखिए साहचर्य विधि मैडम मारिया मोंटेसरी के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? मैडम मारिया मोंटेसरी के द्वारा। इस विधि में क्या करते हैं कि जो बालक को भाषा सिखानी है, जो शब्दों का ज्ञान देना है, तो उससे संबंधित चित्र बना दिए जाते हैं और नीचे एक कार्ड बने होते हैं जिन पर चित्रों के नाम लिखे होते हैं। तो वो जो चित्र है और वो जो कार्ड है उनको अलग अलग रख दिया जाता है साथियों, उन चित्रों और कार्डों को, और फिर उनको मिलान करने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार खेल खेल में बालक को भाषा की आरंभिक शिक्षा इस विधि में देते हैं। तो विकल्प नंबर 2 सही है साथियों प्रश्न संख्या 10 में। मित्रों अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 11, गणित के कक्ष में महत्व दिया जाता है गणितीय विषय पर, गणितीय विषय प्रक्रिया और तर्क पर, समस्या समाधान की युक्तियों पर, गणितीय एल्गोरिदम और प्रणाली पर। तो मित्रों देखिए यहाँ सही आंसर बताना है। सबसे बेस्ट विकल्प कौन सा है? आपका दूसरा विकल्प सबसे बेस्ट है। दूसरा ही आपका आंसर है। वो कैसे? कि जो गणित की कक्ष है, बिल्कुल इसमें गणितीय विषय पर महत्व देते हैं, लेकिन ये अधूरा है, अधूरा विकल्प है। यहाँ पर दूसरे विकल्प में प्रक्रिया भी है और तर्क भी है। तो इस प्रकार इसका दूसरा विकल्प सही है। तीसरा सही क्यों नहीं है? क्योंकि समस्या समाधान गणित की कक्ष के अलावा दूसरे विषय में भी होते हैं। गणितीय एल्गोरिदम और प्रणाली ये 2 चीजें हैं, बल्कि यहाँ 3 चीजें हैं, इसलिए आपका बेस्ट विकल्प दूसरा ही विकल्प रहेगा साथियों प्रश्न 11 में। नेक्स्ट प्रश्न 12, एक अध्यापक है जो पाठ का विकास करते हुए सूत्र स्थापित कर रहा है, बताइए हर्बर्ट की पंचपदी में वह किस पद पर है? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, अभ्यास कार्य और उद्देश्य कथन। तो मित्रों प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि पाठ पढ़ा रहा है अध्यापक और वो सूत्र स्थापित करता है पाठ को पढ़ाते हुए, पाठ का विकास करते हुए। तो मतलब किसमें करते हैं पाठ का विकास? प्रस्तुतिकरण में है करते हैं साथियों। विकल्प नंबर 2 यहाँ पर आपका बेस्ट आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 12 में, और यही आपका सही आंसर है। 12 में दूसरा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न 13 की ओर बढ़ते हैं। रेखा गणित के प्रश्नों को हल करना चाहिए निगमन विधि से, आगमन विधि से, प्रयोजना विधि से और विश्लेषण विधि से। तो मित्रों देखिए रेखा गणित के प्रश्नों को हल विश्लेषण विधि से करना चाहिए। किस विधि से? विश्लेषण विधि से। जिनके गणित नहीं है वो सोच रहे होंगे कि गणित के क्वेश्चन हमारे क्या काम के, तो भाई सभी सब्जेक्टों के लिए, तो सभी के मैंने मिक्स कर रखे हैं। चौथा विकल्प यहाँ पर आपका सही है 13वें क्वेश्चन में। प्रश्न 14 है, ये लास्ट क्वेश्चन है लगभग गणित का, इसके बाद गणित सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं है। छात्रों की रचनात्मक शक्ति का विकास होता है
अंक गणित शिक्षण से, रेखा गणित शिक्षण से, बीज गणित शिक्षण से इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों रचनात्मक शक्ति, रचना किस में करते हैं ज़्यादा? रेखा गणित में। मतलब रेखा गणित शिक्षण से छात्रों की रचनात्मक शक्ति का विकास होता है। अतः दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही है प्रश्न संख्या 14 में। नेक्स्ट है प्रश्न 15 है, शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण कौन सा है? मूल्यांकन, प्रस्तावना, अनुदेशवाद और उद्देश्य। तो मित्रों जब भी आपसे पूछा जाए कि शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम या आखिरी चरण और वहां पर अगर मूल्यांकन विकल्प में है तो आपका मूल्यांकन वाला विकल्प ही सही रहेगा। ये शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण होता है या कहलाता है। प्रथम विकल्प सही है साथियों प्रश्न संख्या 15 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, सामूहिक विचार विमर्श करने हेतु किस विधि का उपयोग किया जाता है? स्रोत संदर्भ विधि, प्रयोजना विधि, समस्या विधि और कार्य गोष्ठी। तो देखिए सामूहिक विचार विमर्श मतलब बहुत सारे लोगों के जिसमें विचार आदान प्रदान हो वो होता है सामूहिक विचार विमर्श। तो इसका सही आंसर है कार्य गोष्ठी विधि। कार्य गोष्ठी में क्या करते हैं, बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं साथियों और विचारों का आदान प्रदान इसमें किया जाता है। तर्क वितर्क यहाँ पर एक दूसरे से करते हैं। इसलिए चौथा विकल्प यहाँ पर आपका सही आंसर है प्रश्न संख्या 16 में। नेक्स्ट है 17वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किस देश ने विद्यालय के पाठ्यक्रम में सामाजिक ज्ञान के विषय को सम्मिलित किया? भारत, इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका। तो सबसे पहले विद्यालय के पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान को किसने सम्मिलित किया था साथियों? 17वें प्रश्न में सही आंसर बताना है मित्रों। देखिए इसका राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने ही सबसे पहले विद्यालय के पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित किया था। अतः आपका चौथा विकल्प सही है 17वें क्वेश्चन में। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 18। 18वां प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय में सामाजिक अध्ययन शिक्षण हेतु आप जिस शिक्षण विधि का सर्वाधिक प्रयोग करेंगे वह है। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? प्राथमिक विद्यालय की बात हो रही है, सामाजिक अध्ययन बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, कौन सी शिक्षण विधि का सबसे ज़्यादा बार प्रयोग करोगे? भाषण विधि, प्रदर्शन विधि, समस्या समाधान विधि और परिचर्चा विधि। तो मित्रों इसका सही आंसर है प्रदर्शन विधि का सर्वाधिक आप प्रयोग करोगे। क्यों? क्योंकि छोटे जो बच्चे हैं भाषण के द्वारा तो उस चीज़ को आप उनको समझा नहीं सकते, बोर हो जाएंगे वो। प्रथम विकल्प गलत है। परिचर्चा, उनसे क्या परिचर्चा करेंगे, वो तो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं 1 से 5 वाले। समस्या समाधान विधि, समस्या समाधान विधि का हर बार आप प्रयोग कर नहीं सकते, लेकिन जो प्रदर्शन विधि है उसमें प्रदर्शन के माध्यम से आप अच्छी तरह से सभी जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन देखेंगे। फ्लैनल बोर्ड को सहायक सामग्री के रूप में जिस उपयोग में लिया जाता है वह है। मतलब फ्लैनल बोर्ड का प्रयोग किस लिए किया जाता है, आखिर उसका उपयोग क्या होता है? चित्रों को प्रदर्शित करने में, फिल्म स्ट्रिप को प्रदर्शित करने में, घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से प्रदर्शित करने में और स्लाइड के प्रदर्शन में। तो साथियों प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? फ्लैनल बोर्ड के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है मित्रों। और फ्लैनल बोर्ड का सब प्रयोग किया जाता है चित्रों को प्रदर्शित करने में। यह खादी का एक कपड़ा होता है जिसको किसी लकड़ी पे चिपकाया जाता है और एक निश्चित साइज होती है इसकी, फिर उन पे चित्रों को प्रदर्शित कर सकते हो आप आलपिन वगैरह की सहायता से। तो प्रथम विकल्प यहाँ पर आपका सही है प्रश्न संख्या 19 में। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है मित्रों, चंद्रमा और उसकी कलाओं को स्पष्ट करने के लिए कौन सी शिक्षण विधि उपयोगी है? अनुसंधान विधि, निरीक्षण विधि, समस्या विधि और स्रोत संदर्भ विधि। तो इसका सही आंसर है 20वें प्रश्न का निरीक्षण विधि। कैसे है निरीक्षण विधि? मतलब जब चंद्रमा का आपको जो उसकी कलाएं हैं, जो चंद्रमा घटता है बढ़ता है, इसको स्पष्ट करना है तो आप निरीक्षण के माध्यम से आसानी से कि भाई इस तारीख को या इस दिन को चंद्रमा घटता है, इसको पूर्ण रूप से दिखता है, निरीक्षण के माध्यम से आप स्पष्ट कर सकते हो। इसलिए दूसरा विकल्प सही है। अनुसंधान करने चंद्रमा पे तो अब जाओगे नहीं साथियों, दूसरा ही विकल्प सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक विधि में मार्गदर्शक होता है, ये ऐसे ही लिखा हुआ है, उसका कुछ मतलब नहीं, इस पे ध्यान नहीं देना है। प्रयोगात्मक विधि में मार्गदर्शक होता है
प्रधानाचार्य, छात्र, प्रयोगशाला सहायक और अध्यापक। तो जब भी प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग करते हैं तो कौन करेगा? छात्र उसमें प्रयोग करेंगे साथियों, और मार्गदर्शन करने का कार्य अध्यापक के द्वारा किया जाता है। जो अध्यापक विज्ञान का अध्यापक होता है, जो अध्यापक संबंधित विषय का अध्यापक होता है, जिसके संबंध में प्रयोग किया जा रहा है, तो वही उसका मार्गदर्शन करने का कार्य करता है। चौथा विकल्प यहाँ पर आपका सही है साथियों, प्रश्न संख्या 21 में। मित्रों प्रश्न 22 पे आते हैं। 22वां प्रश्न है, प्रतिरूप का प्रयोग निम्न कक्षा के लिए अधिक उपयोगी है? प्राथमिक कक्षा के लिए, माध्यमिक कक्षा के लिए, उच्च कक्षा के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रतिरूप, जिसको मॉडल भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मॉडल भी कहा जाता है, जो कि एक त्रिआयामी शिक्षण सहायक सामग्री है। 3D जो सामग्री है वो इसके अंतर्गत होता है साथियों। तो प्रतिरूप या मॉडल का प्रयोग आप किसके लिए करोगे? ज़्यादा उपयोगी होती है प्राथमिक कक्षाओं के लिए। अगर यहाँ पर उपरोक्त सभी वाला विकल्प रहेगा तो फिर वो आपका सही आंसर हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी भी कक्षा के लिए आप प्रयोग कर सकते हो, लेकिन जो प्राथमिक कक्षा है उनमें बालक मूर्त रूप से सीखेंगे तो ज़्यादा उनको याद रहेगा। इसलिए आपका प्रथम विकल्प यहाँ सही है साथियों, प्रश्न संख्या 22 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 23। अधिगम परिस्थिति का निर्माण करने का आधार है शिक्षण विधि, प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य और मूल्यांकन। तो मित्रों अधिगम परिस्थिति का निर्माण करने का आधार माना जाता है शिक्षण विधि को। शिक्षण विधि को कैसे मानेंगे? कंफ्यूजन होने की बिल्कुल भी जरूरत आपको नहीं है। अधिगम परिस्थिति की बालक को सीखने के लिए एक सिचुएशन मिले, एक परिस्थिति मिले, इसका निर्माण मुख्य रूप से शिक्षण विधि पर आधारित होता है। क्योंकि जिस शिक्षण विधि का आप प्रयोग करोगे कि बच्चों को इस प्रकार से सिखाना है, जिस प्रकार से आप उनको तैयार करोगे, तो वो किसके आधार पर होगा? शिक्षण विधियों के आधार पर होगा। प्रथम विकल्प सही है साथियों, प्रश्न संख्या 23 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 24। प्रोजेक्ट विधि में, प्रोजेक्ट मतलब परियोजना विधि में, जो कि किसकी विचारधारा पर आधारित है साथियों? जॉन ड्यूवी की विचारधारा पर आधारित है। जबकि परियोजना विधि के जनक कौन है मित्रों? किलपेट्रिक है। इस विधि में विद्यार्थी करके सीखते हैं, देखकर सीखते हैं, अनुभव द्वारा सीखते हैं, या उपरोक्त सभी? तो मित्रों प्रोजेक्ट विधि में कभी भी छात्र देखकर नहीं सीखते हैं, अतः यहाँ पर दूसरा और चौथा विकल्प तो आपके गलत है। अनुभव द्वारा भी नहीं सीखते हैं, बल्कि स्वयं किसी चीज को करके सीखते हैं, इसलिए आपका प्रथम विकल्प यहाँ सही है 24 क्वेश्चन में साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 25। मित्रों आपके 25वां क्वेश्चन है, हर्बर्ट के प्रथम पद प्रस्तावना का विकास होता है मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा, परीक्षा द्वारा, और इनमें से सभी? तो मित्रों प्रस्तावना का जो विकास करते हो, परीक्षा लेते हो क्या बच्चों की? नहीं लेते हो। लिख करके प्रश्न पूछते हो क्या? नहीं, बल्कि आप मौखिक रूप से प्रश्न पूछते हो प्रस्तावना के, और उसका विकास करते हो प्रस्तावना वाले पद का। इसलिए यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प सही है, मौखिक कार्य के द्वारा हर्बर्ट के प्रथम पद प्रस्तावना का विकास होता है साथियों। 25 में प्रथम विकल्प सही रहेगा। प्रश्न 26 पे आते हैं, किस विधि में छात्र प्रत्यक्ष रचना द्वारा गणित के तथ्यों संबंधी जानकारी करते हैं? वह है व्याख्या विधि, निगमन विधि, प्रदर्शन विधि और योजना विधि। प्रश्न क्या पूछ रहा है? वह विधि जिसमें छात्र प्रत्यक्ष रचना द्वारा गणित के तथ्यों संबंधी जानकारी करते हैं, तो उस विधि को कहते हैं योजना विधि। क्या कहा जाता है उसको? देखो व्याख्या विधि में प्रत्यक्ष रचना छात्र क्या करेंगे? निगमन में भी नहीं करेंगे, प्रदर्शन कौन करता है? अध्यापक करता है। अतः यहाँ पर योजना ही आपका सही आंसर है साथियों, प्रश्न संख्या 26 में। मित्रों प्रश्न 27वां क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम आधारित होना चाहिए आध्यात्मिक प्रधान, इतिहास प्रधान, क्रिया प्रधान और विधि प्रधान। तो बिल्कुल आसानी से इतिहास प्रधान तो होगा नहीं, आध्यात्मिक प्रधान होगा नहीं, बल्कि पाठ्यक्रम आधारित होना चाहिए क्रिया प्रधान। किस पर आधारित होना चाहिए? क्रिया पर आधारित। मतलब पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें छात्रों की क्रिया अधिक हो, छात्र करके किसी भी चीज को सीखे, ताकि वो उनका जो ज्ञान है वो स्थायी हो साथियों, ज्यादा लंबे समय तक उस चीज को याद रखे। तीसरा विकल्प सही है 27वें क्वेश्चन में। प्रश्न 28वां देखते हैं, पद्य शिक्षण की प्रमुख विशेषता है ज्ञान, नियम, भाव, रस और अभिनय।
तो अभिनय तो नाटक शिक्षण की प्रमुख विशेषता है, नियम व्याकरण शिक्षण की मुख्य विशेषता होती है, लेकिन जो भाव रस है साथियों ये पद्य शिक्षण की मुख्य विशेषता होती है। अतः आपका तीसरा विकल्प यहाँ सही है प्रश्न संख्या 28 में। चलिए प्रश्न 29वां देखेंगे। आगमन पद्धति का प्रथम सोपान कौन सा है? व्याकरण, सूत्र, उदाहरण और नियम। तो मित्रों आगमन पद्धति का प्रथम सोपान होता है उदाहरण, मतलब सबसे पहले इसमें उदाहरण दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? उदाहरण दिए जाते हैं, फिर उदाहरणों के माध्यम से नियमों की स्थापना बाद में की जाती है। तो आपका तीसरा विकल्प सही है 29 में। आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। आप यही मानिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए मतलब मेरा वीडियो बनाना सार्थक हो गया मित्रों। चलिए 30वां क्वेश्चन है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जापानी, लैटिन, संस्कृत और अंग्रेजी। तो मित्रों जो करिकुलम शब्द है जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। क्या होता है साथियों? दौड़ का मैदान। करिकुलम का मतलब तो वैसे पाठ्यचर्या होती है। क्या होती है? पाठ्यचर्या। लेकिन इस करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कुर्रे शब्द से हुई है। किससे हुई है? कुर्रे शब्द से हुई है, जिसका अर्थ दौड़ का मैदान होता है। अतः आपका यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 30 में। मित्रों आज के ये 30 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। आशा है आपके ज्ञान में कुछ ना कुछ नया जरूर जुड़ा होगा, आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखे होंगे। ये जो 20-25 मिनट की क्लास थी इसमें बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। बहुत ही जल्द आपसे वापस मुलाकात जरूर होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप ऐसे ही हमारा साथ बनाए रखिए, हम आपका साथ एग्जाम तक बिल्कुल बनाकर रखेंगे मित्रों। बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।